हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनेद शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जुनेद इमाम। दोस्तों, आज का एपिसोड मैंने डेडिकेट किया है हमारी यूथ को। और यूथ के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। देखा जाए तो बेरोजगारी भी है, फ्यूचर भी है, इनसिक्योरिटी भी है, क्राइम भी बढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ही एक ऐसा एपिसोड हो। और लकीली आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, यूथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। माइक राय उनका नाम है और लकीली आज वो हमारे साथ अवेलेबल है। तो मैंने उनके साथ एक लाइव सेशन किया है। तो चलिए एक लाइव सेशन में उनसे कुछ बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं माइक राय जी का बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो अवेलेबल थे, मिले। और मैं ऑडियंस को बताते चलूँ कि माइक जी प्रोफेशनली तो खैर आईटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत ही सोशली बहुत एक्टिव हैं। हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नए कुछ तो अपनी जो जानकारी है वो यूथ में, लोगों में शेयर करते रहते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी लोग इन्हें जानते भी हैं और बहुत ही जेन्युइन राय होती है इनकी। और माइक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो जुनैद, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके इस नए वेंचर के लिए। आपने जो अभी ये जो आपकी कोशिश चल रही है लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने में, ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया है, क्योंकि आजकल लोगों की बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, माननीयों की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में आपने हम जैसे आम लोगों को चुना है, हमें बोलने का मौका दिया है अपने शो में, अपने टॉक शो में। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आप ऐसे ही और आगे जाएं। ये शो हम चाहते हैं कि बहुत आगे तक जाए, हर किसी की पहुंच तक ये पहुंचे शो। और साथ में आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैम जी, आज मैं जो आपसे जो क्वेश्चंस करने वाला हूँ, शायद आपने बहुत नज़दीक से इसे देखा भी है, आप उसको काफ़ी जानकारी भी रखते हैं इस मामले में। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आज के हालत पे है, जैसा जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं तो भी हमको गिरता हुआ दिख रहा है, और आज का यूथ है जो 2020 में खड़ा है। यही हमारा आज का टॉपिक भी है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले कभी-कभार ऐसा होता था कि क्राइम एक पर्टिकुलर किसी सिटी और जगह में हुआ करता था। हम वहीं सुना करते थे, बोलते थे मुंबई अंडरवर्ल्ड है, या फिर किसी और जगह का कोई नाम आया करता था और एक अलग इंटेंसिटी में वो हुआ करता था। आज ये फैलते-फैलते गाँव खेड़ों तक चला गया है। क्राइम आज देश के कोने-कोने में है। तो क्या वजह लगती है आज 2020 में इस स्थिति को आप कैसा देखते हैं? जुनैद भाई, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि क्राइम पहले भी गांव में होती थी। पहले लोग अवेयर नहीं थे, पहले लोगों को अपने राइट्स पता नहीं थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे। हाँ, जो आपने बोला अंडरवर्ल्ड टाइप की चीजें, वो ज्यादातर शहरों में ही होती थी, मुंबई टाइप की जगहों पे होती थी। बट अगर हम तब की बात भी करें, 90s की भी बात करें, अगर उस टाइम मैंने बहुत कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रखा है, मेरे खुद के भी रिसर्च है, तो उस समय अंडरवर्ल्ड भले मुंबई में एक्टिव था, बट उनके तार गांव तक जुड़े थे। मतलब उनके एक्टिविस्ट, उनके उनके लिए काम करने वाले लोग गांव में भी थे, वो सक्रिय थे, पूरा एक्टिव रहते थे। उनका सोर्स ऑफ अर्निंग वहां से, गांव से भी जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि तब इन चीजों को कोई एक्सपोज करने वाला नहीं होता था। लोग राइट्स के बारे में नहीं जानते थे, ह्यूमन राइट्स क्या होते किसी को नहीं पता था। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अभी हाथरस वाला जो घटना हुआ है, हाथरस वाला, तो वैसी घटनाएं गांव में हो चुकी हैं। मे बी मर्डर नहीं हुआ होगा, मे बी केवल रेप हुआ होगा, बट ये चीज लोग लाज के भय से, लोग क्या कहेंगे, ऐसी चीजों को देखते हुए लोग कभी गए ही नहीं, थाने तक नहीं गए, कचहरी तक नहीं गए। तो ये अपने आप में एक वो सिनारियो अलग था। रही बात, अभी गांव में भी बढ़ रहा है, मानता हूं ग्राफ बढ़ा है। अगर आप रूरल
क्राइम का आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो रूरल एरियाज में पहले से क्राइम काफी बढ़ गया है। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ी चीज है कि पहले ज्यादातर लोग खेती वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब नौकरी नहीं मिली तो खेती में आ गए। अब आज का यूथ फार्मिंग में जाना ही नहीं चाहता, उनको या तो नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो कोई शॉर्टकट अपना देते हैं, कॉलर मतलब हाथ गंदे नहीं करना है हमें, हमें या तो प्रॉपर मतलब हमें नौकरी चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। अगर जॉब नहीं मिली तो हमें अपने हाथ मिट्टी में नहीं गंदे करने, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे एकदम हमारे शर्ट पे, हमारे पैजामा कुर्ता पे कोई कोई छोटा सा दाग न मिले। तो उसके लिए जब आप फार्मिंग में जाएंगे नहीं, आप पशुपालन में जाएंगे नहीं, आप अपने ट्रेडिशनल चीजों पे वो नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आपके पास कोई नेगेटिव दूसरा ही रास्ता होगा। तो अब उस पे लोग चल पड़े। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैंक फ्रॉड इतने हो रहे हैं, कभी नहीं सुना होगा। अभी क्या है कि बैंक फ्रॉड लोगों को कॉल करके उनसे ओटीपी निकलवा लेना, फिर उनका बैंक अकाउंट खाली करा देना, ये सारी चीजें अभी काफी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं और वो ज्यादातर चीजें गांव से ऑपरेट हो रही हैं। सबसे खास बात है, शहरों में इंटेलिजेंस एक्टिव है, शहरों में पुलिस ज्यादा एक्टिव है। अब दिल्ली में बैठ करके किसी का अकाउंट खाली करना इतना इजी नहीं है जितना जमताड़ा झारखंड में इजी है। जमताड़ा कोई बहुत डेवलप्ड जगह नहीं है जितना मैं जानता हूँ। तो ये सारी चीजें, अब यही प्रॉब्लम है। तो कंक्लूजन यही मेनली है कि क्राइम तब भी होते थे, जाहिर सी बात है अब क्राइम का रेट बढ़ा है, बट तब का क्राइम एक्सपोज नहीं हो पाता था, तब सोशल मीडिया नहीं थी, तब अखबार होते थे और डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, दो चैनल्स थे जो जहां तक लोगों की पहुंच थी, तो चीजें दब जाती थी। अब चीजें दब नहीं पाती हैं, अब चीजें मतलब छोटी सी होती हैं, वो चीजें काफी बड़े रूप में रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तो अब हमें पता चलता नहीं यार गांव में भी क्राइम होता है, ये चीज है। नहीं सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन मुझे ये जानना था कि जो इंटेंसिटी है, वो गाँव की क्यों ज़्यादा बढ़ गई है? अगर आप इंटेंसिटी की बात करें, तो गाँव की इंटेंसिटी आपको पहले से ज़्यादा दिखेगी। हाँ, ज़्यादा बिल्कुल, ग्राफ इंटेंसिटी आपको। बढ़ा है। जी, जी, जी। हुँ, ग्राफ बढ़ा है, तो ग्राफ बढ़ने के पीछे का वही जो सबसे बड़ा कारण है कि खाली खाली दिमाग शैतान का होता है, कहा जाता है ना कुछ ऐसा। तो हुँ, जब लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और आज का यूथ, पहले के लोग फार्मिंग में जाते थे, पहले के लोग पशुपालन करते थे, आज का यूथ करेगा ही नहीं ये काम, उसको अपने हाथ मिट्टी में गीले करने ही नहीं है, तो कुछ ऐसा करेगा कि अपना काम भी हो जाए, अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और हमारे शर्ट पे दाग दाग भी ना लगे। तो अभी ये सारी चीजें काफी चलन में है। सोशल मीडिया, इंटरनेट का एक्सेस सबको है, सबको पता है कि क्राइम के कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे हम क्या करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, या लूप होल्स निकालना जिसे बोलते हैं। तो पहले के लोग अवेयर नहीं होते थे, आज अवेयरनेस दो तरीके की होती है, पॉजिटिव अवेयरनेस, नेगेटिव अवेयरनेस। तो पॉजिटिव अवेयरनेस में तो ये सारी चीजें हो गई कि हमें अपने राइट्स पता है, कि हमें हमें कहीं कोई दबा रहा है, हमें कहाँ जाना है, किससे रिपोर्ट करनी है, अगर वो बंदा नहीं सुनता है तो हमें कहाँ जाना है। बट नेगेटिव अवेयरनेस क्या है कि नेगेटिव अवेयरनेस इंटरनेट सबके पास है। तो सबको पता है कि भाई हाँ, किसी ने पढ़ा यहाँ बैठे बैठे, मतलब कोई गांव में बैठ के पढ़ रहा है कि यार दिल्ली में ऐसे हो गया, और अभी तक अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर है क्योंकि उसने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। तो जो 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 क्रिमिनल माइंडेड हैं उस चीज को फॉलो करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चलो मेरे पास ये जानकारी आ गई, मैं ऐसे करूंगा तो मैं भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहूंगा। तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम की कमी है, सबको फोकस में रहना है, सबको सोशल मीडिया में कुछ नहीं करना है तो छुट भाई है किसी नेता के आगे पीछे घूम के फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड कर देना और अपने आप को युवा नेता लिखना है। तो ये तमाम चीजें, मेंटालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों की मेंटालिटी, शॉर्टकट्स, ये जो है सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में भी हो रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में किसी कोई अगर बेरोजगार होगा तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपना काम तो निकाल ही लेगा, बट गांव में कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लेबर क्लास की जॉब कर सके, वहां पे वहां कुछ भी नहीं है। तो वहां पे अब एक ही चीज बचती है कि कोई शॉर्टकट पकड़ो, किसी नेता वोता को पकड़ो, फिर वो गलत सही जो करे हम कर रहे हैं, हमें दिहाड़ी 300-400 रुपए मिल जा रही है, व्हाइट कॉलर जॉब है और ऊपर से हमारा पावर भी है। तो ये एक मेंटालिटी लोगों की बन चुकी है शॉर्टकट लेने की। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि पहले ऐसा होता था कि कहीं-कहीं जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पहले थोड़ा थोड़ा कमज़ोर था, अब वो ज़्यादा कमज़ोर होता दिखाई देता है। जहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा कमज़ोर था, वहाँ पूरा ही कमज़ोर हो गया है और जहाँ बहुत ही कमज़ोर था, वहाँ खत्म होते हमको दिखाई दे रहा है। और तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं गिरते ही जा रहा है? जुनैद भाई देखिए,
अब अगर इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने सुना होगा कि जो हाथरस में जिस लड़की को जला दिया गया बिना उसकी फैमिली को बताए, तो वहाँ के डीएम साहब हैं। डीएम साहब ने कभी यूपीएससी क्रैक किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है मेरिट में अच्छे रहे होंगे तो ही उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिला, आईएएस मिला। तो वो वहाँ के डीएम हैं, उन्होंने क्या बोला उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने परिवार को बिना बताए कैसे लाश जला दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में एक मान्यता है कि दाह संस्कार अगर हिंदू धर्म के हिसाब से दाह संस्कार अगर जल्दी नहीं होता है, तो आत्मा भटकती रहती है। तो इसलिए हमने उसका दाह संस्कार करा दिया। अब आप ये बताइए, ये आप एक आईएएस किसी जिले के डीएम के मुँह से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे बोल रहे हैं। इसके बाद उनकी हालत क्या है कि अभी ये तो अब जब चीज़ें एक्सपोज़ होने लगी, मीडिया भी काफ़ी एक्टिव दिखी वहाँ पे, तो ये उनके घर गए। पहले मीडिया को रोक दिया गया, उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि मीडिया वाले आज हैं, कल नहीं रहेंगे, रहना तो हमें ही है, बयान बदल लो या देख लो। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि वो सब तो ठीक है, हमारी शिकायत है कि हमारी बेटी को कुछ हमारे यहाँ रिवाज होते हैं अंतिम संस्कार का, वो हमें नहीं करने दिया गया। तो डीएम साहब ने जवाब दिया कि ऐसा है कि पोस्टमार्टम में पता है क्या होता है? हथौड़े से मार के सर फोड़ दिया जाता है, हथौड़े से मार के उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, पेट फाड़ दिया जाता है। तो ऐसे लाश को देखने के बाद तुम 10 दिन खाना नहीं खा पाते और इसलिए मैंने लाश को जलवा दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लोग आ रहे हैं? देखिए, एक एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है गुड मैन गुड जॉब। कोई भी काम है उसे उसे बड़ा या छोटा काम कोई नहीं होता, करने वाले उसको बड़ा या छोटा बना देते हैं। तो ये एक फैक्टर है। जी। ओके। तो अभी ये 2 चीज़ों में से मुझे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एक जी। तरफ क्राइम रेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं तो भी हमको गिरते दिखाई दे रहा है। तो ये 2020 में यूथ का भविष्य आप किधर देखते हैं? देखिए, जब बात यूथ की होती है, जब किसी भी नाम के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है युवा या यूथ, तो अपने आप वो केवल वर्ड नहीं होता, उस वर्ड के साथ अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती हैं लोगों से। मतलब मैं केवल यूथ होना किसी उम्र का पड़ाव नहीं है, युवा होना किसी उम्र का पड़ाव मात्र नहीं है। उसके साथ-साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आप अपने आस-पास का माहौल कैसा बना के रखे हैं, आप कितने फ़ायदेमंद हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है। तो अब जैसे बात युवा की होती है, तो आप आजकल जो मैं इसमें एक मेंशन करना चाहूँगा, मैंने पहले भी मेंशन किया था, आप अगर फेसबुक खोलेंगे तो सबसे ज़्यादा पता नहीं महाराष्ट्र में क्या हालत है जहाँ से आप हैं। मेरे यहाँ ईस्ट यूपी, बिहार में हर घर में एक युवा नेता है। हर घर में एक युवा नेता है। युवा नेता का काम क्या है? पजामा कुर्ता पहन लिया या फिर व्हाइट पैंट शर्ट डाल के किसी छुट-भइये नेता ब्लॉक स्तर या फिर जिले स्तर के किसी नेता के कार्यकर्ता समथिंग लाइक दैट, वो एक चेन बना हुआ है। हम उनके लिए काम करते हैं, ठीक है? तो उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ कहीं घूम लिए, फोटो खिंचा लिए, फेसबुक पे डाल दिए, हम युवा नेता हो गए। तो युवा युवा का मतलब ये नहीं होता है। युवा का मतलब ये होना चाहिए कि हम कितना चीज़ों को लेकर के अवेयर हैं। कम से कम हम में ताकत होनी चाहिए कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है। अब आप रही बात नौकरियों की, एम्प्लॉयमेंट की, उनके भविष्य की, तो आप ये एक चीज़ मान के चलिए कि एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं दिख रहा है अगले 5 साल में कि एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा। और अगर आप एग्जैक्ट मतलब एक ठीक-ठाक डेटा, मतलब कहीं किसी मीडिया हाउस के डेटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी ऐसे एक रेप्यूटेड किसी पोर्टल से डेटा आप उठाएँगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5, 7 साल, 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कोरोना जी। तो अब आया है ना। मैं एक आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल अक्टूबर में मैं कहीं से आ रहा था, तो मैंने उबर की बाइक लिया था। तो उबर की बाइक जो चला रहे थे, तो ऐसे बातचीत होने लगी, वो बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले गुड़गाँव में ही नौकरी करता था, मारुति की एक वेंडर कंपनी थी, उसमें मैं काम करता था और पॉलिटेक्निक उन्होंने किया था पढ़ाई में अपने। तो मैंने कहा फिर ये आप बाइक क्यों चला रहे हैं? तो बोले कि बाइक मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी चली गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से डाउन हो चुका है। और करीब वो बता रहे थे कि मारुति और इनके जो हीरो की जितनी वेंडर कंपनियाँ थी, छोटी-छोटी सारी बंद हो चुकी हैं। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया। ये बात है अक्टूबर 2019 की, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब कोरोना नहीं था। उसी समय निर्मला सीतारमण ने बयान दिया था कि ये इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है क्योंकि लोग उबर, ओला यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये भी बहुत हास्यास्पद है अपने आप में, एक कॉमेडी जोक था। मेरा एक और जी। क्वेश्चन था, आपके इसमें से ही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जी, जी। अनएम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट जी। जैसा आपने कहा कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है।
तो जी। आप अगर आप देखें सभी इंडस्ट्री का, मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंडस्ट्री देखो, चाहे फिर वो लोकल इंडस्ट्री हुँ। देखिए जो लोग रोजंदारी पे करते हैं। इवन गवर्नमेंट सेक्टर, इवन इंडियन आर्मी, जितनी जितने जितने पोजीशंस पहले आते थे, उन्होंने अपने पोजीशन को काफ़ी वो कम कर दिया है। जो आप नंबर ऑफ पोजीशंस होते थे, जी, चाहे वो जवान पद के लिए हो, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड्स के लिए हो, वो सारे के सारे उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। एवरी सेक्टर, वो हर हर एक सेक्टर डाउन है। क्योंकि सारी सारी जी, इंडस्ट्रीज जो है उनका जो अभी अगर आप फेस देखेंगे सबका सिमिलर हो गया है। पहले क्या होता था, जी, कोई जी, इंडस्ट्री जी, कम होती थी, कोई ज्यादा होती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। लेकिन अभी जी, की स्थिति में ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब जगह पे एक जैसे ही सिचुएशन है। तो जी, ये जी। 2020 में जब हम ये सिचुएशन को देखते हैं, तो क्या लगता है, क्या रीजन लगता है कि सब एक साथ ही पूरा नीचे हो रहा है? देखिए, उसके कई सारे कारण हैं। एक तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है कि इन जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको ओवरकम कैसे किया जाए। इतने सारे फंड निकल के आते हैं दिल्ली से, आप जब खबर पढ़ेंगे तो इतना 20,000 करोड़ पता नहीं कितने-कितने पैसे। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या सच में इतना पैसा एग्ज़िस्ट करता है? क्योंकि मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए तो मतलब ये बहुत मतलब सोचना बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ क्या सच में इतना पैसा होता है? वो पैसे आते-आते पता नहीं कहाँ रह जाते हैं कि कभी लोग आपको ऐसे ही ऑलरेडी जो बजट के आने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे, आपको चौराहे पे सोए मिलते थे, छोटे-छोटे बच्चे भीख माँगते हुए दिखते थे। वो तो आज का वैसे का वैसे ही, तो पैसे का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? वो पहले स्ट्रैटेजी नहीं है, भ्रष्टाचार है। ₹10 दिल्ली से जाता है तो जो बेनिफिशियरी एंटिटी है उस तक जाने में वो 10 पैसे में तब्दील हो जाता है, वो पैसा बचता ही नहीं है। हर एक लेवल पे लोगों को बैठा रखा है, कमीशन पे काम हो रहा है, चाहे वो सरकार किसी को, मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो आज़ादी के बाद से हमेशा का वही हाल है। तो डीएम तक जाने में, डीएम से फिर नीचे बीडीओ तक जाने में मतलब वो चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं, ना के बराबर रह जाती हैं। दूसरी चीज़, सॉरी, आपका क्वेश्चन था कि ये सारी सारा सेक्टर सारी इतना डाउन क्यों है? एक जैसा हो जी, गया जी। है, हर जगह पे एक जैसे तो क्यों? उसमें कई सारे कारण हैं। एक तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात हो गई। दूसरा हो गया कि ऑटोमेशन चल रहा है, जहाँ गवर्नमेंट का भी, आपने अभी सुना होगा कि रेलवे में पहले गार्ड की भर्ती होती थी। वो गार्ड हुँ, की भर्ती अब नहीं होगी, अब वहाँ पे मशीन काम करेगा, जो आदमी काम करता था वो एक सॉफ्टवेयर काम करेगा। ऑटोमेशन हो रहा है, जहाँ पे फाइलें आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते थे तो आपको बाबू लोग मिलते थे, वो बड़े फाइल-वाइल को मैनेज करते थे। अब वो सिंपल एक से एक्सेल शीट में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपका सर्वर पे रखा हुआ है। ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, जो जो काम पहले 100 लोग करते थे, वो काम कोई 2 लोग बैठ के कर ले रहे हैं। फाइल ही तो मैनेज करना है, अब जैसे हार्डवेयर को मैनेज करना, अब कागज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। उसमें से गायब भी हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो उनका मैनेजमेंट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट अब सॉफ्टवेयर पे चीज़ें हो गई, वो सर्वर पे डेटा रखा हुआ है, उसकी कॉपी कहीं और रखी हुई है, तो उसको मैनेज करने के लिए 1 आदमी काफ़ी है, 2 आदमी काफ़ी हैं। तो एक तो ऑटोमेशन चल रहा है। तीसरा जो है, ये आपको कोरोना बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खैर पूरी दुनिया को वो कर कर चुका है। बिल्कुल। तो मेनली यही है। ऊपर से लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जैसे कि आप अगर इंडिया से बाहर के देशों में बात करेंगे, जर्मनी वगैरह में, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। 10वीं पास, 12वीं पास करते-करते एजुकेशन भी साथ में चल रहा है, प्लस वो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। ये जैसे यहाँ पे बीएड वगैरह के कोर्सेज़ हैं, सबको पता है इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बीएड किया हुआ आदमी जाकर के बच्चों को बेटर पढ़ा लेगा। मैं आउटपुट ओरिएंटेड बात करता हूँ, ठीक है? हो सकता है बीएड कोर्स खराब नहीं है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। बीएड करने वालों को आप 2 वर्ड सी और शी लिख के दे देंगे। मैं अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर टीचर्स हैं, जो कि नई भर्तियाँ होती हैं, उनको SEESHE लिख के दे देंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन वो सही से नहीं कर पाएँगे, और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इवन उन्होंने एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और पता नहीं हमारे यहाँ कई सारे और कोर्सेज़ चलते हैं, उन्होंने उसमें डिग्री ले रखा है। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैम जी, मैं ये चीज़ भी एक एंगल से देख रहा हूँ। ऐसा भी तो हो रहा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है, जो मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो ऐसे भी हो सकता है कि जो इंडस्ट्री है या जो लोग हैं, या तो उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह दोनों से बातें हैं। हाँ, हाँ।
दोनों बातें हैं। ऑटोमेशन हो तो रहा है, लेकिन ऑटोमेशन करेगा कौन? कोई इंसान ही करेगा ना ऑटोमेशन। लेकिन हुँ, ऑटोमेशन तक लोगों की पहुँच ही नहीं है। मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि जो यूथ जो आपने यूथ वर्ड यूज़ किया, मेजर पार्ट जो है उनका, उनको पता ही नहीं होगा कि ऑटोमेशन होता क्या है? और ऑटोमेशन से कहाँ-कहाँ प्रभाव पड़ने वाला है, उनको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस जो सबसे बड़ी पार्ट है, सबसे जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है लोगों की लाइफ में, अवेयरनेस अवेयरनेस का अभाव है। जो नई-नई रोज़ टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, बट इंडिया में कुछ भी मैंने कहा ना सिस्टमैटिक नहीं है। मैं मेरी बात एक हो रही थी, मेरा एक जानने वाले एक हैं जर्मनी में जॉब करते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो बता रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है जर्मनी का, वहाँ भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। मतलब उन्होंने कुछ पैरामीटर रख रखे हैं कि आपको इतने से इतने घंटे की शिफ्ट रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपके यहाँ अगर आप कोई ऑफ़िस ओपन किए हैं, तो आपके यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इस मिनिमम इतने स्किल वालों को ही आप लेंगे और उसके लिए आप इतने टाइम पे इनकी स्किल डेवलपमेंट कराएँगे। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। कई कंट्रियों में तो उनको प्राइवेट सेक्टर वालों को कॉर्पोरेट वॉरियर बोला जाता है। हुँ, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ हमारे गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हैं, जिनमें से कि एक ये है कि चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में दे देना। कोई बुराई नहीं है इसमें, वो एकदम सही डिसीज़न है, क्योंकि अगर मेरा मेरा अपना घर जो है यहाँ से 800 किलोमीटर है, और मेरा अपने घर से निकल के यहाँ तक गुड़गाँव वाले घर में आने में मुझे 24 घंटे लग जाते हैं। 800 किलोमीटर की जर्नी मैं लगभग-लगभग निकल के 20 से 24 घंटे के बीच में तय करता हूँ। अगर मेरा 200-400 रुपए किराया बढ़ भी जाएगा और वो 800 किलोमीटर की दूरी मैं 8 घंटे में तय करूँगा, तो बुराई क्या है? जी। तो तो मैं ये एक प्रॉब्लम है। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज की अगर हम बात करें ओवरऑल अगर निष्कर्ष की बात करें हम, तो आने वाले दिनों में हो सकता हो 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं या आने वाले कुछ साल हो सकते हैं। तो उसमें आप जो यूथ है उसको क्या चैलेंजेज़ आप देख रहे हैं? किस तरह के देखिए, चैलेंजेज़ पहले तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम कन्क्लूज़न पे आते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम मेंटालिटी से ही शुरू हो रही है, तो हमें अपनी अपनी सोच बदलनी होगी। आप वो करिए ना, सबसे जो छोटी यूनिट होती है, जैसे कि हमारे राज्य का विधायक हो गया और केंद्र के लिए हम सांसद को चुनते हैं। आप ऐसे सोचिए कि कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, औकात इन द सेंस कि उसके पास कोई 10 फॉर्च्यूनर नहीं है, 10 गार्ड नहीं है, बट वो आदमी जेन्युइन है, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। कल वो जाकर के घर-घर लोगों से वोट माँगेगा, कोई वोट नहीं करेगा उसको। सबको पता है कि आदमी जेन्युइन है, ये करेगा कुछ बेटर कर सकता है, मतलब वो बाकी लोगों से अच्छा कर सकता है। बट लोग उसको वोट इसलिए नहीं करेंगे, कहेंगे यार इसके पास है क्या है, तो साइकिल से वोट माँग रहा है या पैदल वोट माँग रहा है या मोटरसाइकिल से वोट माँग रहा है। फलाना आते हैं उनके पास तो एक गाड़ियों की इतनी कतारें होती हैं, 10-20 वो होते हैं। मतलब हम वोट भी करते हैं तो देख के करते हैं कि कौन कितना बाहुबली है। मतलब वोटिंग टाइम में हम उनको बाहुबली बोलते हैं। तो हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, हमें अच्छे लोगों को चुन के अच्छी जगहों पे भेजना होगा। जाति, धर्म इन सब चीज़ों से उठ के बातें करनी होंगी। अब जैसे अगर आप संविधान के प्रस्तावना की उद्देशिका की बात करें, उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुस्लिम लोग, हम भारत के अमीर लोग, हम भारत के गरीब लोग। इन सब चीज़ों यानी संविधान सबके लिए एक है। तो यार आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, कम से कम जेन्युइन लोगों को चुन के भेजिए। कोई ज़रूरी नहीं है 3 अगर 3 खड़े हो रहे हैं, एक डाकू है, एक चोर है, एक एक कोई बीहड़ का वो है, बागी है, जो भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों में से ही चुनें। आप लोग लग रहा है कि नहीं यार तीनों कैंडिडेट हैं ही नहीं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपने में से किसी ऑप्शन को खड़े करो जो कि जेन्युइन आदमी हो, जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो। दूसरी चीज़ जो है थोड़ा-सा अब वो समय जा चुका है, जैसे सामंतवादी व्यवस्था, तमाम चीज़ें हाथरस में आप देख रहे हैं अभी एक नया रंग दिया जा रहा है। हाथरस वाली घटना में मैं देख रहा हूँ एक नया कैंपेनिंग कल से शुरू हो गया है कि नहीं यार वो तो जो है जिस कास्ट के आरोपी हैं उन्होंने आपस में मिलके एक वो किया था, मीटिंग की थी कि नहीं वो तो हत्या तो वो तो उनका कोई हाथ नहीं, हत्या तो लड़की के माँ-बाप ने किया था और उसके भाई ने किया था। मतलब ऐसी कैंपेनिंग करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है। हमारे इंडिया में एक एक्ट है, डाइंग डिक्लेरेशन, लड़की मर रही थी, उसने अपना बयान दिया था कि भाई मेरा इन लोगों ने ऐसे किया था और मुझे मार दिया था, मेरा गर्दन दबा दिया था। उसकी बातों को भी
नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, यूथ, जो आप यूथ की बात करें, हमारा आज का फोकस यूथ पे ही है। यूथ ही इन सब चीजों को प्रमोट कर रहा है। मैं रहने वाला बनारस गाजीपुर, उधर ईस्ट यूपी से हूँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहां के लोगों का फेसबुक पे देख रहा हूँ, वो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या हुआ है, लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा हुआ है, वो लड़की के घर वालों ने ही लड़की की हत्या की है, जबकि लड़की ने बयान दिया है मरने से पहले। उसको गवर्नमेंट मानती है, उसको हमारा संविधान मानता है, लेकिन हम नहीं मान रहे। तो यूथ को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, यूथ को क्वेश्चन करने सीखना होगा। क्वेश्चन टू राइट पर्सन, क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन, क्वेश्चन टू राइट पर्सन। तो ये बहुत अच्छा रहा आज आपसे, क्योंकि आज हमने आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का, क्राइम का, अनएम्प्लॉयमेंट का और उनके जुड़े फ्यूचर का और उससे एक जुड़े चीज कई और सारे मैं ऐड करना चाहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम की जब बात हो गई तो हम एक बता देना चाहता हूँ, एक साइकिल है, एक साइकिल होती है, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम। ये तीनों एक साइकिल होती है। आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो गोल गोल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो होता है, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये बहुत एक यूनिक सी साइकिल है, जो ज्यादातर आप देखेंगे किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में या किसी भी ज्यादातर गरीब और विकसित विकासशील देशों में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन में चल रहा है। तो फॉलन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ रहा हूँ, जब तक सिस्टम नहीं प्रॉपर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन दिन पर दिन नीचे ही जाएगा। जी, जी। तो खैर, एनीवे आपने बहुत ही अच्छे और ब्रीफ में सारे सवालों का, खासकर एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम, यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, और इतने कम समय में आपने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ किया। और मुझे यकीन है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उनको शायद बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर समझ आ रही होगी कि 2020 में हम किस तरह का भविष्य आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। और मैम जी, आपने बहुत समय दिया, और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम आपसे अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ों से जो जुड़े मुद्दे हैं, उस पे हम आपसे बात करते रहेंगे। और आपने जी, जी, बिल्कुल। इतना समय दिया और इतने ब्रीफ में आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जुनैद भाई, आपने टाइम दिया, आपने कंसीडर किया, कम से कम हमारी बात कोई तो सुन रहा है। नहीं तो मैंने बोला कि आपकी कोशिश जो है आम लोगों की बातें आम लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत यूनिक कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए। हर किसी को आप अपने शो में लाइए, कम से कम ऐसे लोगों को आप अपने शो में लाइए जहाँ तक बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के कैमरे और उनके माइक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बाकी आपको शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे टाइम दिया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जो मैंने यूथ पे और उनके प्रॉब्लम्स पे, उनसे, उनके फ्यूचर से जुड़ी चीज़ों पे बनाने की कोशिश की। और मैं मैंग जी को बहुत थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन और अपना एक जो तजुर्बा है वो शेयर किया हमारे साथ। मुझे यकीन है कि हमारे जितनी भी ऑडियंस है उनको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, और बहुत कोशिशों से बनाया हुआ है एपिसोड। तो ज़रूर इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सजेस्ट करिए कि और किस तरह की स्टोरीज़ आप देखना चाहेंगे, किस तरह की स्टोरीज़ को हम हर एपिसोड में प्रेजेंट करें। तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। अभी लेता हूँ इजाज़त, थैंक यू।